तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट तो है ओजोन, और जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, और जो थर्ड टॉपिक होगा वो है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम लेंगे ओजोन। तो देखो बच्चों, जो ओजोन है ये एक ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। समझ गए ना कि जो ऑक्सीजन है एक तो O2 के फॉर्म में मिलता है और एक O3 के फॉर्म में मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलोट्रॉप्स, और इसका सिंबल है O3। अब देखो बच्चों, अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में जो अपर लेवल है, मींस सी लेवल से लगभग 20 किलोमीटर अबव वहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो जाती है, O3 में। समझ गए ना कि नेचुरली ये कैसे बनती है। ऑक्सीजन पर जब यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो इस तरह से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और O2 जो है O3 में कन्वर्ट होती है। ध्यान रखें, O2 से O3 में जो कन्वर्जन है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप इस रिएक्शन में देखें नीचे तो ये 142 किलो जूल पर मोल रिएक्शन, मीन्स 3O2 से 2O3 बनने में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर यूवी रेडिएशन आती हैं वहाँ पर ये यूवी रेडिएशन इस तरह से O2 से, ठीक है, O3 बनाने में यूज हो जाती है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पर यूवी का एक्सेसिव एक्सपोजर ना हो, इसके लिए यूवी रेडिएशंस जो हैं कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, O2 से, और इस तरह से हमारी अर्थ सरफेस यूवी के हार्मफुल इफेक्ट से बचा रहता है। तो ये जो कन्वर्जन है इसी के थ्रू क्या होता रहता है, यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती रहती हैं और हमारी सरफेस तक नहीं पहुंचती, और हम इस तरह से यूवी के एक जो कहें कि हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचे रहते हैं। और इस तरह से O3 जो है हमारी लेयर, मतलब अर्थ सरफेस के लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आते हैं कि इनका आर्टिफिशियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों, O2 से O3 में कन्वर्जन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि अगर हम O2 को एक एनर्जी प्रोसेस से O3 में कन्वर्ट करें तो ईजिली हो जाएगा। और इस तरह से इसमें O2 को एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में एक ओजोनाइजर होता है उसमें पास किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज साइलेंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ऑक्सीजन अनस्टेबल होती है थोड़ा सा। तो ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया तो ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो बहुत ही धीरे धीरे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है, और जिस अपरेटस में ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चलता है उसको बोलते हैं ओजोनाइजर। वो इस तरह का कुछ होता है, वो यू शेप। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से जो है और या फिर यहाँ से और जो ऑक्सीजन O2 पास की जाती है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं और यहाँ से O3 निकलती रहती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं तो उसकी एनर्जी से जो O2 है वो इसमें चेंज हो जाता है O3, और लगभग 10% ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बाहर निकलती है। मीन्स टोटल जो भी ऑक्सीजन एंटर हो रही थी उसमें लगभग 10% तक O3 बन जाती है। बाद में O3 को टर्पेंटाइन ऑयल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती, और इस तरह से O3 को फिर प्योर फॉर्म में लाया जाता है। आप समझ गए ना कि इस तरह से ऑक्सीजन से ओजोन बनाया जाता है एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, और इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है उसको बोलते हैं ओजोनाइजर। इसमें इस तरह से कॉइल लगी होती है, इलेक्ट्रिक कॉइल, और यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होती है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड या ठीक है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है जो कि लगभग 10% O3 से रिच होती है।
बात क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज में। तो ध्यान रखें कि जो O3 है जब तक गैसियस स्टेट में है तो पेल ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अगर ये लिक्विड में आता है तो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, और जब ये सॉलिड में होती है ओजोन तो डार्क ब्लैक सॉलिड होता है। तो इस तरह से इसकी फिजिकली जो कलर है वो इसकी स्टेट पे डिपेंड करता है। और इसकी जो स्मॉल कंसंट्रेशन है वो हमारे लिए हार्मलेस होती है, मीन्स हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए एटमॉस्फेयर में और ये कंसंट्रेशन 100 पिकोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो ब्रीथिंग प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो जाता है, हेडेक होने लगता है। इस तरह से समझ गए ना कि स्मॉल कंसंट्रेशन हार्मलेस है, बट हाई कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 100 पिकोमीटर जो है ब्रीथिंग में अनकंफर्टेबल होता है, हेडेक। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो बच्चों, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम स्टेबल है, क्योंकि ओजोन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ओजोन की जो एनर्जी है वो O2 से ज़्यादा होती है। ऐसे में ये चाहता है कि तुरंत ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर ले, और O3 इसलिए ईजिली O2 और निसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो निसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है यही एक अच्छा ऑक्सीडाइजर होती है, और इस तरह से ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस जो है करती है, जैसे कि PbS अगर ओजोन के कांटेक्ट में रखा जाए तो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O2 अगर ओजोन से मिल जाए तो इस तरह से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी, मतलब H2O2 और ओजोन अपने ऑक्सीजन से मिला के इसका O2 बना रहा है। Ki आयोडाइड आयन निगेटिव आयन है, और इस तरह से जब ओजोन के ऑक्सीजन और वाटर के H2O से मिलकर H2O2 बनाते हैं, बाद में यही 2KOH में कन्वर्ट होता है और आयोडीन क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक इसी तरह से सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं, उनके एग्जॉस्ट में NO होता है। तो ओजोन लेयर में जो ओजोन है ये NO2 में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगता है। तो एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, इनमें निकलने वाला NO, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं, उनमें ये जो निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका क्लोराइड एटम या क्लोरीन एटम, ये सब ओजोन से O2 बना देते हैं, और इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। समझ गए ना? तो फ्रेयॉन्स और NO ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे ओजोन लेयर के लिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं ब्लीचिंग एक्शन के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखें कि जो ओजोन है वही ऑक्सीडेशन जैसा प्रोसेस है, मीन्स ऑक्सीजन लिबरेट करता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये कलर्ड कंपाउंड या कोई भी कलर्ड मैटर है उसको कलरलेस कर देता है, और एक परमानेंट कलरलेस करता है, मीन्स एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है। कोई भी ब्लीचिंग एक्शन अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होगा बच्चों तो वो एक परमानेंट ब्लीचिंग कहलाता है। तो ओजोन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, KMnO4 हो गया, K2Cr27 हो गया, ये एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनसे ऑक्सीजन निसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और यही निसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखो इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन एक तरफ तो दो ऑक्सीजन एटम के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट है। तो कुल मिला के ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि वी शेप है। ओके, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखा जाए तो दोनों के बीच में, दोनों ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड वाइब्रेट होता रहता है। तो कुल मिला के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये इसका जो रेजोनेंस, ठीक है, हाइब्रिड होता है, जिसका एंगल है 117 डिग्री, और ये बॉन्ड लेंथ होती है 128 पिकोमीटर। अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस में। तो देखो बच्चों, इसका यूज होता है यूज्ड एज अ जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजिंग वाटर, मतलब एक अच्छा जर्मिसाइड्स है, ठीक है, जर्म्स को किल करता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, और वाटर के स्टरलाइजिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है फॉर आइवरी,
फ्लोर हो गया, स्टार्च हो गया, इनको कलरलेस करने के लिए। ठीक है, KMnO4 की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। K2MnO4 H2O और ओजोन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये KMnO4 में चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो 6+ स्टेट है वो इस तरह से 7+ में आ जाती है, और इस तरह से ये K2MnO4 से KMnO4 बनाने में यूज होता है। K2MnO4 ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, जबकि KMnO4 पिंक होता है। इसके अलावा ओजोन का जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कराया जाता है बच्चों की, किसी भी सैंपल में या किसी भी उसमें अगर कहीं हमें ओजोन का अमाउंट पता लगाना है कि कितनी परसेंट है पर लीटर में, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाला ही यूज करते हैं। मतलब ओजोन को KI के सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो ये KI से आयोडीन लिबरेट कर देता है, और आयोडीन जो लिबरेट हो रही है उसको सोडियम थायोसल्फेट हाइपो से क्या किया जाता है, टाइट्रेट किया जाता है। और फिर इसके बाद टाइट्रेशन में कुल कितना इक्विवेलेंट Na2CO3 लगे, तो इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, ठीक है, इसके जो इक्विवेलेंट होंगे मीन्स Na2H2O3, वो इक्विवेलेंट लिबरेट आयोडीन के बराबर होंगे, और लिबरेट आयोडीन इक्विवेलेंट ऑफ O3 के बराबर है। बात क्लियर है? तो इस तरह से पहले KI में ओजोन पास की गई, आयोडीन लिबरेट हुई, आयोडीन लिबरेट हुई, उसे सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट किया गया, तो यूज्ड इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 इक्वल्स टू दी, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ O3 विद KI। तो इस तरह से आयोडीन के इक्विवेलेंट सोडियम थायोसल्फेट के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, और ये इक्विवेलेंट बराबर होंगे O3, और इस बेस पर ही O3 का एस्टिमेशन कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक था ओजोन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो देखो बच्चों, सल्फर में भी एलोट्रॉपी मिलती है। सल्फर भी कई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं, इनमें से पहला है रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर। ये सल्फर का नेचुरल फॉर्म है जो कि येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में ये क्या होता है, स्टेबल होता है, मीन्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। ओके, येलो कलर का जो आता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि जो सल्फर है, रोम्बिक सल्फर, उसमें S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो एक कोवेलेंट ना होके मॉलिकुलर क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन सॉल्वेंट जो CS2 यूज किया जाए, या बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये इनमें सॉल्युबल होता है, क्योंकि जो सल्फर का मॉलिकुलर क्रिस्टल है, रोम्बिक सल्फर का येलो क्रिस्टल, वो कोवेलेंट नेचर का होता है, और मॉलिकुलर क्रिस्टल। फिर नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर। तो जब रोम्बिक सल्फर को ही, ठीक है, 369 केल्विन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, तो रोम्बिक सल्फर का कन्वर्जन मोनोक्लिनिक सल्फर में हो जाता है, मीन्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो इस तरह से 369 केल्विन एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिसे एक एलोट्रोपिक फॉर्म से नेक्स्ट दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम होगा तो वो रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाएगा, और 369 केल्विन से ज़्यादा है तो मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन है, डेंसिटी है 1.98, और ये भी वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल रहता है। अब हम आते हैं कि जो रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, इनमें S8 मॉलिक्यूल होते हैं, और ये पकड़ फॉर्म में रहते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर दिखता है वो क्राउन शेप दिखता है। पकड़ स्ट्रक्चर मतलब होता है कि एक प्रकार से सिकुड़ा सा, और इस तरह से ये क्राउन शेप दिखता है। आप देख रहे हैं कि क्राउन जैसा बना है, मुक्ताकार। तो इसमें जो सल्फर एटम है, हर एक सल्फर में दो दो लोन पेयर होते हैं इस तरह से। ओके, और जो इनका बॉन्ड एंगल देख रहे हैं आप, सल्फर और सल्फर SSS,
वो होता है 107 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से S8 मॉलिकुलर के फॉर्म में रहते हैं रोम्बिक सल्फर। और अगर एसिड की स्ट्रक्चर पूछे तो क्रॉन से। इसके अलावा ये S6 के फॉर्म में भी मिलते हैं, जिसमें ये चेयर फॉर्म बनाते हैं, बूट फॉर्म, चेयर फॉर्म, जो साइक्लोहेक्सेन है। तो ये एंगल जो सल्फर सल्फर जो है ये ज़्यादा चेंज डेविएट हो जाता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ 107 है और ये थोड़ा सा 102, तो ये इस तरह से डेविएट है थोड़ा सा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो क्राउन शेप वाला S8 मॉलिकुलर फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कम होता है। अगर टेम्परेचर सल्फर को लिया जाए और 1000 केल्विन से ऊपर कर दिया जाए तो सल्फर जो है वो S2 मॉलिकुलर स्टेट में आ जाता है। और S2 का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो O2 के जैसा ही होता है। मींस O2 में जैसे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल में होते हैं, जस्ट ऐसे ही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर की पाई स्टार मॉलिकुलर ऑर्बिटल में होते हैं, जिसके कारण ही S2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, जैसे कि O2 होता है। समझिए ना, यही लिखा है कि T greater than 1000 Kelvin, then S2 is dominant and paramagnetic like O2 due to presence of unpaired electron in pi star M2 molecular orbital। तो ये है सल्फर के एलोट्रॉप्स और उनसे स्ट्रक्चर, उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर हम आ जाते हैं सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, एक तो SO2 और एक आएगा बच्चों क्या, H2SO2। तो देखो SO2 सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो बनाया कैसे जाता है, एक तो सल्फर को डायरेक्ट जलाया जाए तो भी SO2 बनती है, या फिर सल्फर वाले जो क्या हैं ओर्स होते हैं, जैसे कॉपर पायराइटीज, आयरन पायराइटीज, तो इस तरह से इन पायराइटीज को भी जलाने से SO2 लिबरेट होती है। तो जब लार्ज स्केल में SO2 बनानी होती है तो पायराइटीज ओर को जलाया जाता है, जिसके कारण जो है SO2 ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। इसके अलावा लैब में अगर आपको SO2 बनाना है तो सोडियम सल्फाइड लें और HCl डाल दें, तो SO2 गैस लिबरेट होने लगती है। बात क्लियर है? तो इस तरह से बनाई जाती है SO2 गैस। अब देखें प्रॉपर्टीज में देखें तो कलरलेस, पंजेंट स्मेल गैस, मतलब जब ये जलती है तो बहुत ही बुरी सड़ी सी बदबू आती रहती है इससे, ठीक है। SO2 हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में जाके तुरंत वाटर से रिएक्शन करती है और बना लेती है H2SO3। तो इस तरह से इसका जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन बनता है वो एक एसिडिक नेचर का होता है, जिसमें होती है H2SO3, और बहुत ही आसानी से लिक्विफाइड भी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से पोलर नेचर के कारण इनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पोलराइज्ड होते हैं और यही रीजन है कि जल्दी लिक्विफाइड होती है। मीन्स इसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई है। एसिडिक नेचर की बात करें तो SO2 वाटर में डिजोल्व करके मैंने बताया H2SO3 बनाती है। इसके अलावा अगर हम इसमें SO2 को NaOH में पास कर दें तो Na2SO3 बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है और मिल्की PPT होता है। तो ध्यान रखें कि ये जो प्रॉपर्टी है ना SO2 की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या NaOH में, ठीक है, पास करना, जैसे CO2 जो होती है अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर दिया जाए तो एक प्रकार का मिल्की प्रेसिपिटेट बनाती है। ठीक इसी तरह से SO2 भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट PPT बनाती है। ज़्यादा समय तक पास कर दोगे तो बाइकार्बोनेट जैसे बनता है वहाँ पर वो कलरलेस होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बाइसल्फाइड बन जाता है जो कलरलेस होता है। इस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो CO2 गैस ऐसी है। जैसे CO2 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करोगे तो कैल्शियम, ठीक है, जो है कार्बोनेट बन जाता है, और ज़्यादा अमाउंट में पास कर दी CO2 तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है। तो ऐसे ही यहाँ पर है Na2SO3 हो या कैल्शियम सल्फाइड हो, ये जो है वाटर इनसॉल्युबल है और PPT के फॉर्म में आ जाते हैं, वाइट PPT, और ज़्यादा SO2 पास कर दोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ केवल अगर CO2 और SO2 में डिस्टिंग्विशिंग करनी है तो केवल गैस की स्मेल से ही पता लग जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी है। फिर आता है रिड्यूसिंग नेचर। तो यहाँ पर देखो सल्फर की जो स्टेट है वो 4+ है, तो ये अपनी 6+ स्टेट में ईजी चेंज हो जाता है, और यही रीज़न है कि एक अच्छा रिड्यूसर भी है। तो अगर वाटर में रखा जाए तो निसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, निसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं
और यही अच्छे क्या होते हैं रिड्यूसर। जैसे हैलोजन को हैलोजन एसिड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। KMnO4 को कलरलेस कर देता है, तो SO2 H2SO4 2H और X2 + 2H मिलकर 2HX। तो इस तरह से SO2 ने हैलोजन को हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। KMnO4 और H2SO4 की रिएक्शन से इस तरह से ऑक्सीजन लिबरेट होती है और फिर इस ऑक्सीजन को जो है SO2 एब्जॉर्ब करके क्या बना देता है H2SO4। इस तरह से KMnO4 का जो पिंक कलर है वो कलरलेस हो जाता है, मीन्स KMnO4 को ये रिड्यूस कर देता है 7+ से और इस तरह से +2 आएगा। फिर आते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो देखो बच्चों, SO2 गैस की जो ब्लीचिंग एक्शन है वो इन निसेंट हाइड्रोजन्स के कारण है, और ये निसेंट हाइड्रोजन किसी कलर्ड मैटर को रिड्यूस करके कलरलेस कर देते हैं। चूंकि हाइड्रोजन का जुड़ना थोड़ा इजी होता है, जैसे ही कलरलेस मैटर को हम एटमॉस्फेयर में खुला रखेंगे तो ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन को हटा के और फिर से कलर वापस ला देता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये ब्लीचिंग है वो एक टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है, मीन्स जब तक हाइड्रोजन ऐड है उस कलर से तब तक वो कलरलेस रहेगा, और जैसे ऑक्सीजन आई उसने हाइड्रोजन को हटाया और कलर फिर से रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से जो SO2 गैस है वो एक टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और ये ब्लीचिंग एक्शन रिड्यूसर नेचर के कारण है, निसेंट हाइड्रोजन के कारण है, और इन हाइड्रोजन को इजी बाहर से दोबारा निकाला जा सकता है। अगर हम आ जाते हैं फिर स्ट्रक्चर में, तो ओजोन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से सल्फर एक डबल बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन से और एक कोऑर्डिनेटर, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो कुल मिला के इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, चूंकि एक ओजोन जैसा ही दिख रहा है, और इस तरह 118 डिग्री का एंगल होता है। यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा SO2 का यूज है पेट्रोलियम और शुगर की रिफाइनरी में होता है। इसके अलावा सिल्क है, वूल है, इनमें ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, एंटी क्लोर की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्ट और एंड फूड प्रिजर्वेशन में होता है, ठीक है। एंटी क्लोर का मतलब है कि किसी से क्लोरीन को निकालने में यूज होता है, रिड्यूस कर देता है वहाँ पर क्लोरीन को, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट है होता है, और फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। लिक्विड SO2 का यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह किया जाता है, मतलब है वाटर की जगह SO2 का भी यूज किया जा सकता है डिफरेंट रिएक्शंस में एक सॉल्वेंट की तरह, जिसे बोला गया है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लास्ट मेंबर जो बचता है ये है H2SO4, इसी को बोला गया है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज होने वाला केमिकल है वो है H2SO4। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, जो बेसिक इम्पोर्टिव है, ठीक है, होती है, उनको हटाने में यूज होता है। तो इसीलिए किसी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर H2SO4 के कंजम्पशन से मेजर की जाती है। जिस देश में, जिस कंट्री में H2SO4 की कंजम्पशन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, और इस तरह से वो देश ज़्यादा रिच होगा। तो इस तरह से प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द कंजम्पशन ऑफ H2SO4। प्रिपरेशन की बात करें तो जो लैब में बनाया जाता है, अगर हम देखें तो ग्रीन विट्रियोल होता है FeSO4 × 7H2O। जब इसको हीट किया जाता है तो इस तरह से H2SO4 मिलता है। बाकी ये सब ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, SO2 और H2 वेपर फॉर्म में हट जाते हैं, H2SO4 लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो ये है ग्रीन विट्रियोल, इसको बोलते हैं क्या, ग्रीन विट्रियोल, समझिए बच्चों, और इससे बनता है H2SO4। इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो इसके लिए दो मेथड यूज होती हैं, एक होती है लेड चैम्बर प्रोसेस और एक होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस एक होमोजेनियस कैटालिसिस में आती है, क्योंकि इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो खुद ही गैस है। तो पहले कॉपर पायराइटीज के कंबस्जन से SO2 बनाई जाती है, फिर SO2 को OSO3 में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए लेड चैम्बर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज है वो है NO, और फिर ये जो SO3 बना इसमें वाटर को पास करके और क्या बना दिया जाता है H2SO4 प्लस, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, एक एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, इसको कंट्रोल करना, इतनी हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। दूसरा इसमें काफ़ी लेड खराब होता है,
तो इसीलिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट मेथड आती है और वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में आती है। तो पहला स्टेप तो सेम है, कॉपर पायराइटीज के कंबस्जन से पहले SO2 गैस बनती है, ठीक है। फिर इस SO2 गैस को V2O5 की प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उसको इस तरह से SO3। तो यहाँ पर V2O5 एक सॉलिड कैटालिस्ट है, या प्लेटिनम एस्बेस्टॉस का भी यूज होता है, ये भी एक सॉलिड कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, मींस रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अलग है और कैटालिस्ट की अलग है। तो ऐसे कैटालिसिस को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फिर ये जो SO3 बनती है वो H2SO4 से एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इसमें कोई ज़्यादा हीट चेंज नहीं होता और बनता है ओलियम। बाद में इस ओलियम को वाटर से डाइल्यूट करके जितना भी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बनाना है वो बना लिया जाता है। और H2SO4 मैक्सिमम 98% ही प्योर होता है, क्योंकि वाटर में इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है और 100% वाटर इससे नहीं निकाला जा सकता। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हीट लिबरेशन की प्रॉब्लम नहीं है और बना हुआ H2SO4 को जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो देखो बच्चों, जो डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, ये कहें H2SO4 होता है बहुत ही डेंसिव लिक्विड है और इसका रीज़न है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और बहुत ही एसिडिक नेचर OH का होने के कारण ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाने के कारण ये H2SO4 डेंसिव ऑयली लिक्विड होता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही इसका बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन है। ओके, तो इस तरह से ये है H2SO4 का फिजिकल नेचर। फिर आता है कि अगर हमें H2SO4 का जो वाटर के प्रति है ना बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, इसलिए अगर हम H2SO4 को वाटर में डायरेक्ट डालें तो एकदम से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। इसलिए H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, यही लिखा है कि डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 हाईली एक्सोथर्मिक, सो दैट इज ऑलवेज डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड टू द वाटर, ठीक है, स्लोली एंड नॉट बाय एडिंग टू एसिड। मतलब है कि इसमें जो है ये लिखा है डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड टू वाटर, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालकर स्टिर करते हैं ताकि उसकी हीट कंट्रोल कर सकें, एंड नॉट बाय एडिंग टू एसिड, कि एसिड को में वाटर ऐड करें ये नहीं किया जाता, बल्कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे ऐड करते हैं। इसका रीज़न है H2SO4 और वाटर की बहुत ही हाई एफिनिटी और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इतनी ज़्यादा अगर हम एकदम से अगर वाटर मिला दें H2SO4 में तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी और इस तरह से जो कंट्रोलेबल नहीं होगी। ओके, फिर हम आते हैं एसिडिक नेचर। तो H2SO4 एक डाई स्ट्रॉन्ग एसिड है और डाइबेसिक एसिड होता है, मीन्स इसमें दो प्रकार के सॉल्ट्स बनते हैं, दो मोल प्रोटॉन्स हैं इसमें। तो एक बनता है बाई, ठीक है, सल्फेट सॉल्ट और एक बनता है सल्फेट सॉल्ट। तो H2SO4 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा जो कि न्यूट्रल होगा, जबकि जो बाई सल्फेट सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि अभी भी उसमें एक H+ होता है। H2SO4 जब डिसोसिएटेड होता है तो फर्स्ट स्टेप पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा आएगा, फिर अगला डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि पहले स्टेप में ही HSO4 माइनस होता है, अब वो प्रोटॉन को इजीली लिबरेट नहीं करता, इसीलिए Ka1 Ka2 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फिर आते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2SO4 एक अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है, क्योंकि H2SO4 की वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा एफिनिटी है और यही रीज़न है कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेट यूज़ किया जाए तो ये चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हों, इनसे वाटर को बहुत अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ग्लूकोज में डाल दिया जाए या सुक्रोज में, तो जितना उसमें वाटर है टोटल एब्जॉर्ब करता है और केवल कार्बन बचता है, जिसे बोलते हैं कार्बन ब्लैक। मतलब आप चीनी में H2SO4 कॉन्सेंट्रेट डाल के देखना, एक कार्बन पाउडर बचेगा ओनली, क्योंकि वो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसे वाटर के फॉर्म में हटा देता है। ठीक इसी तरह से फॉर्मिक एसिड को हीट किया जाए तो H2 लिबरेट हो जाने के बाद CO गैस बनती है
ऑक्जेलिक एसिड को H2SO4 के साथ हीट करें तो CO2 और CO बनता है। एल्कोहल को अगर हम हीट करें तो ये इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो H2SO4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। ये ब्रेक होता है H2O प्लस SO2 प्लस O, और ये जो है ये है नेसेंट ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन के कारण ही H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है। जैसे कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, H2S को सल्फर में, ठीक है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, तो इस तरह से ये चेंज कर देता है। ओके, तो ये H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। इसके अलावा प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें जो सल्फेट्स बनते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड को H2SO4 में रखें तो बेरियम सल्फेट का PPT आ जाता है। लेड को अगर H2SO4 लेड के सॉल्ट को तो PbSO4 बन जाता है। तो ये दोनों सॉल्ट इंसॉल्युबल वाटर में होते हैं, हाईली इंसॉल्युबल है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देता है। यूजेस की बात करें तो इसका फर्टिलाइजर्स बनाने में, रेयॉन्स बनाने में, लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है ना, पिकलिंग, मेटल सरफेस को साफ करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पहले, तो इनमें इस तरह से H2SO4 का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज तो है इसका, आप देखोगे सबसे ज़्यादा H2SO4 यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये जो है H2SO4, ठीक है, यूज फॉर रिफाइनिंग पेट्रोलियम। इस तरह से ये H2SO4 के यूजेस हैं। और लास्ट बचते हैं H2 सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। तो देखो बच्चे, इनके नाम है सल्फ्यूरस एसिड, जो स्ट्रक्चर, तो जितने भी सल्फर के एसिड्स हैं ऑक्सो एसिड्स, वो सब के सब डाई बेसिक होते हैं। मीन्स इन सब में 2 OH होते हैं। सल्फ्यूरस एसिड H3SO3 2 OH डाई बेसिक, सल्फ्यूरिक एसिड 2 OH डाई बेसिक, ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SOS बॉन्ड होता है और 2 ही OH है। थायोनिक एसिड SS बॉन्ड होता है ना, इसमें भी 2 OH है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से, इसमें भी 2 OH है। इसमें एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक कोऑर्डिनेटेड सल्फर है ना। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, ठीक है, कैरो एसिड भी बोला जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। ऐसे पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड 2, ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप है, और ये भी डाइबेसिक है। इन सब में सल्फर की जो स्टेट है हाइब्रिड स्टेट, ठीक है, कि जो सल्फर ईच ऑक्सो एसिड इज sp3 हाइब्रिड, ना सब में sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, और सभी डाइबेसिक हैं, सभी टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल ज़्यादातर, एक छोड़ के अगर हम ये वाला देखें कि पहले वाला, तो उसमें एक लॉन पैर है तो ट्राइगोनल पैरामिडल होता है, बाकी सब में ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखते हैं। ये हैं कुल मिला के सल्फर के कंपाउंड्स, और सल्फर में एलोट्रॉपी, ओजोन, ये था हमारा आज का मैटर। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम हाइड्रोजन ग्रुप।